नमस्कार, मैं अंशुमान गौड़ एजी की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, उसके भाग क्रमांक 1 का। मैं सर्वप्रथम इसके शब्दार्थ आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं, आप लोग उसे ध्यान से सुनिए। इसका पहला शब्द है अकाट्य, अर्थात जिसे काटा न जा सके। बानगी अर्थात उदाहरण या रूप। कुलीन, इसका अर्थ है उच्च या श्रेष्ठ कुल का। चाल अर्थात परंपरा। दलील अर्थात तर्क। शाक्य मुनि, इसका अर्थ है भगवान बुद्ध। त्रिपिटक, यह बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अब हम देखेंगे भाग क्रमांक 1 की रूपरेखा को। भाग क्रमांक 1 की रूपरेखा का पहला बिंदु है पिछला स्मरण। पिछले स्मरण से तात्पर्य है इस वीडियो से पूर्व पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके जीवन परिचय को देखा था। यदि आपने उसका अध्ययन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। भाग 1 की रूपरेखा के दूसरे बिंदु के रूप में हम देखेंगे पाठ परिचय को। पाठ परिचय के अंतर्गत हम सर्वप्रथम जानेंगे निबंध के संदर्भ को। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित यह निबंध सर्वप्रथम सितंबर सन 1914 में प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका सरस्वती के अंक में पढ़े लेखों के पांडित्य इस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध संग्रह महिला मोद में इसे संकलित किया और साथ में इसका शीर्षक बदलकर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन ये रखा। हमारी इस पाठ्य पुस्तक में यह निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिखे हुए निबंध संग्रह महिला मोद से लिया गया है। भले ही आज 21वीं शताब्दी में हम स्त्री और स्त्री शिक्षा दोनों को बेहतर स्थिति में पाते हैं। हम ये देखते हैं कि आज स्त्री शिक्षित होकर पुरुष के साथ हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, उद्योग व्यापार का क्षेत्र हो, नागरिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। सब क्षेत्रों में नारी अपनी योग्यता उसको साबित करके दिखा रही है। किंतु स्त्री और स्त्री की शिक्षा, उसको इस बेहतर रूप में लाने के लिए समाज सुधारकों को, स्त्री शिक्षा का समर्थन करने वाले लोगों को इस समाज की, इस पुरुष प्रधान समाज की रूढ़िवादी और दकियानुसी सोच, उससे लड़ना पड़ा। ऐसी दकियानुसी और रूढ़िवादी सोच रखने वाले व्यक्ति वो ऐसा मानते हैं कि स्त्रियों के लिए शिक्षा अनर्थकारी है, स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करनी ही नहीं चाहिए, और वह स्त्री शिक्षा के विरोध में अनेक तर्क और दलीलें देते हैं। तब अपने द्वारा लिखित इस निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस बात पर बल दिया है कि हमें प्राचीन समय से आ रही परंपराओं का सिर्फ अंधानुकरण ही नहीं करना चाहिए, अपितु हमें उन परंपराओं को अपने तर्क और अपनी विवेक बुद्धि उसकी कसौटी पर कसना चाहिए और उन परंपराओं को उतना ही और उसी रूप में अपनाना चाहिए जितना वर्तमान समय के लिए हम अपने तर्क और अपनी विवेक बुद्धि उस पर उन्हें उचित पाते हैं, उसका औचित्य हो। इसलिए प्रत्येक परंपरा का वर्तमान समय के हिसाब से सार्थकता का भाव देखना चाहिए। अब हम देखेंगे इस पाठ की विषय वस्तु को। इस निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सर्वप्रथम संसार और समाज के ऐसे लोगों की ओर संकेत किया है जो आज भी स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं, जो ये मानते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा देना वो अनर्थकारी है, स्त्रियों को शिक्षा देना वो स्त्रियों के लिए और गृह सुख उसके नाश का कारण बनता है। द्विवेदी जी कह रहे हैं कि यदि ऐसी बात कोई कम शिक्षित व्यक्ति या जिसे शिक्षा का महत्व पता नहीं है
वो करे तो फिर भी समझ में आता है, किंतु ऐसी बात करने वाले, स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले ऐसे ऐसे लोग जब स्त्री शिक्षा का विरोध करते हैं कि जिनका काम ही कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, जिनका काम ही अधार्मिकों को धर्म तत्व की शिक्षा देना है, जिनका काम ही कुमार्गगामियों को सुमार्गगामी बनाना है, और तो और ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है, जो स्वयं उच्च शिक्षित हैं, यदि वह व्यक्ति भी स्त्रियों की शिक्षा का विरोध करे, तब उनका यह विरोध हमारे लिए आश्चर्य और दुख का कारण बनता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों के तर्क और दलीलें उनको प्रस्तुत किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोग जो पहला तर्क देते हैं वह तर्क है संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों की भाषा वो प्राकृत है। वह लोग यह उदाहरण देते हैं कि यदि हम प्राचीन संस्कृत नाटकों को देखें तो उसमें पुरुष पात्र वह संस्कृत बोला करते थे, उनकी भाषा, उनके संवाद वह संस्कृत में है, किंतु जो स्त्री पात्र हैं उन स्त्री पात्रों की भाषा वो प्राकृत है। इससे यही सिद्ध होता है कि उस समय पुरुषों को शिक्षित करने की परंपरा थी, पुरुष ही शिक्षित होकर संस्कृत बोला करते थे, और जो स्त्रियां थी वह स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती थी, वह पढ़ी लिखी नहीं थी, वह प्राकृत बोलती थी। इसका अर्थ है कि स्त्रियों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। साथ ही साथ वो एक तर्क यह भी देते हैं कि यदि स्त्रियों को प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती तो स्त्रियों को शिक्षा देने की कोई नियमबद्ध प्रणाली वो हमें कहीं ना कहीं आज उपलब्ध होती, कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रंथ में उस नियमबद्ध प्रणाली उसका उल्लेख जरूर होता, किंतु ऐसा कोई उल्लेख किसी भी ग्रंथ में नहीं है, ना ऐसी कोई स्त्री शिक्षा की नियमबद्ध प्रणाली वो हमें वर्तमान में दिखाई देती है कि प्राचीन काल में स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। इसलिए स्त्री शिक्षा की नियमबद्ध प्रणाली का अभाव होने के कारण यही माना जा सकता है कि प्राचीन समय में स्त्रियों को शिक्षा देने की कोई परंपरा नहीं थी। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि स्त्रियों को पढ़ाने से, स्त्रियों को शिक्षित करने से अनर्थ होता है, स्त्रियों के लिए शिक्षा अनर्थकारी है, वह स्वयं स्त्रियों के लिए और गृह सुख उसके नाश का कारण बनती है। स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों ने अपनी इस बात के समर्थन में शकुंतला और सीता इनका उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा है कि ये स्त्रियां भले कम पढ़ी लिखी हों, अधिक पढ़ी लिखी हों, किंतु इनकी शिक्षा ने इतना अनर्थ कर दिया कि इन स्त्रियों ने अपने पतियों का अपमान किया, अपने पतियों पर क्रोध किया। इस प्रकार इनकी शिक्षा ने स्त्री मर्यादा का उल्लंघन इनसे करवाया। और इनका उदाहरण देते हुए वो यही कहते हैं कि स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, यदि शिक्षा दी जाएगी तो फिर अनर्थ होगा। स्त्री शिक्षा के विरोधी इन लोगों की बातों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी पढ़ा और उन्होंने स्त्री शिक्षा के विरोधी इन लोगों के तर्क और दलीलों को अपने तर्क की कसौटी पर कसा, उसके औचित्य को अपनी विवेक बुद्धि उस पर तोला, इतिहास में अनेक उदाहरणों को देखा, प्राचीन साहित्य को खंगाला और आखिर में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों की ये दलीलें या उनके ये तर्क वह सही नहीं हैं, वह पूर्ण रूप से गलत हैं, वह या तो उनके मन की भ्रांति है या फिर वह उनके ज्ञान का अभाव है। इसलिए उन्होंने स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों के इन तर्कों को तर्क नहीं माना, उन्होंने उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए इन तर्कों को कुतर्क माना और ऐसे लोगों के इन तर्कों का उन्होंने अपने उदाहरणों के माध्यम से, अपने दृष्टांतों के माध्यम से खंडन किया है।
अब हम देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोगों के तर्कों का खंडन, जिसमें उनका पहला तर्क है संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों की भाषा प्राकृत है। इसी पहले तर्क का खंडन जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, जिसे उन्होंने कुतर्क माना है, इसी कुतर्क का खंडन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार किया है, अब हम इसकी ओर दृष्टि डालेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले लोग वह यही तर्क दे रहे हैं कि संस्कृत नाटकों में स्त्री पात्रों की भाषा प्राकृत है, यही उनके अनपढ़ होने की निशानी है, उनके अशिक्षित होने की निशानी है। तो उसके उत्तर के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि स्त्री पात्रों के द्वारा प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है, क्योंकि उस समय जब संस्कृत नाटक लिखे गए थे उस समय प्राकृत बोलचाल की भाषा थी, वो आम लोगों की भाषा थी, वह जनसाधारण की भाषा थी, वह जनसाधारण की अभिव्यक्ति का आधार थी। यदि केवल इस आधार पर कि पढ़े लिखे लोग वो संस्कृत बोला करते थे, इस आधार पर प्राकृत बोलने वालों को अशिक्षित या अनपढ़ ठहराया जाए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उनको ये कह रहे हैं कि पहले उन लोगों को ये सबूत लाकर देना चाहिए, प्रमाण लाकर देना चाहिए कि उस समय समस्त शिक्षित समुदाय जिसने भी शिक्षा प्राप्त की है वह संस्कृत ही बोला करता था। क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जो सबूत मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, वह तो प्राकृत भाषा उसके प्रचलन के मिले। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो उच्च शिक्षित लोग हैं वह अवश्य संस्कृत बोलते होंगे, किंतु जनसाधारण की बोलचाल की भाषा वो प्राकृत थी। यदि हम प्राकृत को अनपढ़ों की भाषा माने, अशिक्षितों की भाषा माने, तो फिर बौद्ध और जैन धर्म के हजारों ग्रंथ जो कि प्राकृत में लिखे हुए हैं, जिनकी भाषा प्राकृत है, तो क्या उन ग्रंथों को हम अनपढ़ और अशिक्षितों के ग्रंथ माने? तो क्या भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों द्वारा जो लोगों को उपदेश दिए गए वो उपदेश भी तो प्राकृत में है? तो फिर प्राकृत बोलने के आधार पर तो स्त्री शिक्षा का विरोध करने वाले जो लोग हैं उनके तर्क के आधार पर तो हमें महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य उनको भी अशिक्षित या अनपढ़ मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी बातों को प्राकृत में कहा है, अपने उपदेशों को प्राकृत भाषा में दिया है, उनके ग्रंथ वो प्राकृत भाषा में रचे गए हैं। फिर तो वो ग्रंथ वो अनपढ़ और अशिक्षित लोगों के ग्रंथ कहलाएंगे। फिर तो गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य, कुमार पाल चरित जैसे जो श्रेष्ठ ज्ञान से भरे हुए ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का क्या होगा, क्योंकि वह भी तो प्राकृत में ही लिखे हुए हैं। लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आज के समय में हिंदी, बांग्ला, गुजराती ये भाषाएं वर्तमान समय की प्राकृत भाषाएं हैं, तो जैसे ये वर्तमान समय की प्राकृत भाषाएं हैं, उसी के समान शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली ये तत्कालीन समय की प्राकृत भाषाएं थी। और जिस प्रकार से आज हिंदी में शिक्षा प्राप्त करने वाला, बांग्ला में शिक्षा प्राप्त करने वाला, गुजराती में शिक्षा प्राप्त करने वाला अशिक्षित नहीं माना जा सकता, उसको बोलने वाला वो अशिक्षित नहीं माना जा सकता, तो फिर उस समय की प्राकृत शौरसैनी, मागधी, महाराष्ट्री और पाली इनको बोलने वाला, इनमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने वाला वह अनपढ़ और अशिक्षित कैसे माना जा सकता है? और यदि हम इसी आधार पर कि प्राकृत बोलते हैं वह अनपढ़ होते हैं, तो फिर वर्तमान समय में हिंदी के अखबार का बड़े से बड़ा संपादक भी अशिक्षित ही माना जाएगा, चाहे उसने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें की हों। और आज भी हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में लिखे हुए ग्रंथ
वो अशिक्षितों के ग्रंथ कहलाएंगे। फिर तो हमारे जितने भी साहित्यकार हुए हैं भिन्न भिन्न भाषाओं के, हम और कहाँ क्यों जाएं? यदि हम हिंदी साहित्य को ही देखें तो सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, मुंशी प्रेमचंद, रसखान, ये भी अशिक्षित माने जाएंगे, ये भी अनपढ़ माने जाएंगे, क्योंकि इनका साहित्य भी वर्तमान प्राकृत में ही लिखा हुआ है। इनका साहित्य भी हिंदी भाषा में है, ब्रज भाषा में है, अवधी भाषा में है। तो फिर इस दृष्टि से तो यह भी अशिक्षित माने जाएंगे और इनके द्वारा लिखे गए जितने भी ग्रंथ हैं, जिनमें श्रेष्ठ ज्ञान भरा हुआ है, जिनमें लोगों को सुखी जीवन जीने का मार्ग बताया गया है, जिन ग्रंथों के ऊपर देश विदेश में अनेक शोध हो चुके हैं, उन ग्रंथों को भी अशिक्षितों के ग्रंथ मानना पड़ेगा और उनके लिखने वालों को अशिक्षित ही मानना पड़ेगा। किंतु ऐसी बात या तो कोई पागल ही सोच सकता है या फिर मूर्ख व्यक्ति ही सोच सकता है। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसी बात कभी नहीं सोचेगा। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हो सकता है कि नाट्य शास्त्र के जो आचार्य थे उन्होंने नाट्य शास्त्र के नियम तय करते समय इस बात को निर्धारित कर दिया हो कि जो उच्च शिक्षित समुदाय होगा वह संस्कृत में बोलेगा तथा जनसाधारण के लोग या कम शिक्षित लोग वो प्राकृत में बोलेंगे। इसलिए यह कहना कि प्राकृत में बोलना वो अनपढ़ होने की निशानी है, यह बात इन उदाहरणों के द्वारा, इन बातों के द्वारा पूर्ण रूप से गलत है। और ऐसा तर्क नहीं कुतर्क कहलाएगा और ऐसा तर्क देने वाले कुतर्की कहलाएंगे। इस प्रकार आज हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, इसके भाग क्रमांक 1 का अध्ययन किया। आशा है यह प्रयास आपके लिए उपयोगी रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके जीवन परिचय संबंधी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि इस पर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।